अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तज्जिए पे बात करने वाले हैं। ये तज्जिया मौजूदा ईरान इसराइल कशीदगी को देखता है, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से। ये इसे कुछ ख़ास पेशगोइयों और एक बहुत बड़ी आलमी माशी जंग के नज़रिए से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये वही आखिरी अजीम जंग है जिसकी पेशगोई की गई थी? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द ये पूरा तज्जिया घूमता है। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले देखेंगे कि इस लड़ाई और पेशगोइयों का क्या ताल्लुक है। फिर उन निशानियों की बात करेंगे जो अभी बाकी हैं। उसके बाद एक आलमी मुआशी जंग का नज़रिया। फिर आगे क्या हो सकता है उसकी एक टाइमलाइन, और आखिर में इस सब का असल मकसद क्या है। चलें तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ बात ये हो रही है कि आजकल जो ये इलाकाई जंग चल रही है, इसे दुनिया भर में लोग आखिरी ज़माने की निशानियों और पेशगोइयों से कैसे जोड़ रहे हैं। और इस सारी बहस का जो नुक्ताए आगाज है ना, वो है ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को जुज़वी तौर पर बंद करना। इस तज़्ज़िये के मुताबिक यही वो चिंगारी है जिसने सब कुछ शुरू किया। लोग कह रहे हैं कि ये मलहमा यानी इस बड़ी जंग का आगाज हो सकता है जिसका जिक्र पेशगोइयों में मिलता है। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक मोड़ आता है। ये तज्जिया कहता है कि ठहरें, ज़रा रुकें। भले ही कशीदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हालात अभी हैं वो पेशगोइयों में बताई गई ख़ास निशानियों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें, ये बहुत अहम है। एक तरफ तो आबनाए हुर्मुज़ की जुज़वी बंदिश है, जबकि पेशगोई कहती है कि समंदर की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। दूसरी तरफ मदीना शहर बिल्कुल ठीक है, जबकि निशानियों में इसकी तबाही या वीरानी का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, आज अरब में बादशाहतें कायम हैं, कोई खिलाफत नहीं है, तो फिर वो खलीफा कहाँ है जिसकी मौत से खाना जंगी शुरू होनी है? ये फ़र्क बहुत वाज़ेह है। तो इस तज्ज़िये के मुताबिक 3 बहुत बड़ी निशानियां हैं जो अभी पूरी ही नहीं हुई। पहली, एक अरब खलीफा की मौत, लेकिन खलीफा तो है ही नहीं। दूसरी, उसकी मौत के बाद शहजादों के बीच तख्त के लिए जंग। और तीसरी, मदीना पर एक भयानक हमला, शायद केमिकल हमला, जिसके बाद वहां कोई रह ना सके। और जाहिर है इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। और यहीं से ये तज्जिया एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार करता है। अब बात पेशगोइयों की नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग की है जो नज़र नहीं आ रही, एक आलमी मुआशी जंग की। और यहीं इस पूरे तज्जिये की बुनियाद है। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ में जो थोड़ी बहुत रुकावट आई है ना, उससे दुनिया की तेल की सप्लाई पर कितना असर पड़ा है? सिर्फ 20%। सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे। लेकिन उसी 20% का असर दुनिया भर के तकरीबन 5 अरब लोगों पर पड़ेगा। अब अंदाज़ा लगाएं ये मसला कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और यहाँ पर ये तज्जिया एक बहुत ही चौंका देने वाली बात करता है। ये याजूज और माजूज का जिक्र करता है, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। ये कहता है कि असल मसला ये है कि याजूज और माजूज यानी वो ताकतें जो दुनिया की मईशत को कंट्रोल करती हैं, उन्हें अपना कंट्रोल हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आसान लफ्ज़ों में इस तज्जिये के मुताबिक याजूज और माजूज कोई मखलूक नहीं, बल्कि ये दुनिया की मईशत के वो कंट्रोलर्स हैं जो मईशत में फसाद फैलाते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए सिस्टम में गड़बड़ करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कंट्रोल करते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास 3 बड़े हथियार हैं। पहला है पेट्रोडॉलर सिस्टम, यानी तेल की सारी तजारत डॉलर में होती है। दूसरा है स्विफ्ट बैंकिंग का नेटवर्क, जिससे दुनिया भर में पैसों का लेन देन होता है। और तीसरा, बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जिन पर इनका कंट्रोल है। और इस पूरे सिस्टम को सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से मिल रहा है? वो ये है कि ईरान अब अपना तेल बेचने के लिए डॉलर के बजाय चीनी युआन ले रहा है। ये एक छोटा कदम नहीं है, ये सीधा सीधा पेट्रो डॉलर सिस्टम के दिल पर वार है। तो फिर अब आगे क्या होगा? ये तज्जिया एक मुमकिना नक्शा पेश करता है कि ये ताकतें अपना खोया हुआ माशी कंट्रोल वापस हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती हैं। ये एक पूरा प्लान है। पहला कदम, खलीजी रियासतों जैसे सऊदी अरब और यूएई को कमज़ोर करो, शायद अंदरूनी झगड़ों से या आपस में लड़वा कर। दूसरा कदम, जब वो कमज़ोर हो जाएं तो वहाँ अपनी कठपुतली हुकूमतें बिठा दो, हो सकता है किसी नाम नहाद खिलाफत की शक्ल में। तीसरा कदम, ईरान पर एक बहुत बड़ा तबाहकुन हमला करके उसे मंजर से ही हटा दो।
اور آخری اور چوتھا قدم، خلیج پارس کی مکمل ناکہ بندی کر کے تیل کی سپلائی پر پورا کنٹرول حاصل کر لو۔ لیکن اتنا سب کچھ کیوں؟ آخر اس سب کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اس عالمی بحران کو بھڑکانے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے کے مطابق اس کھیل کا آخری ہدف کون ہے۔ دیکھیں، پیٹرولیم کا مطلب صرف گاڑیوں کا ایندھن نہیں ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ 6000 سے زیادہ چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری کھیتی باڑی کے لیے جو کھاد بنتی ہے وہ بھی اسی سے بنتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ چائنا کی پوری انڈسٹری کا فیول ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ چین ہر روز 1 کروڑ بیرل تیل جلاتا ہے۔ کس لیے؟ 50,000 الگ الگ قسم کی چیزیں بنانے کے لیے، جو وہ پوری دنیا کو بیچتا ہے۔ اس کی پوری معاشی طاقت کی بنیاد یہی تیل ہے۔ تو اب تصویر صاف ہو رہی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ اصل لڑائی فوجوں کی نہیں، کرنسیوں کی ہے۔ ایک طرف امریکی ڈالر ہے، دوسری طرف چینی یوان، اور سارا کھیل اس بات کا ہے کہ ڈالر کی بادشاہت قائم رہے۔ تو اس تھیوری کا نچوڑ یہ ہے، اگر چین کو تیل کی سپلائی کاٹ دی جائے تو اس کا معاشی انجن بند ہو جائے گا، اس کی ترقی رک جائے گی، اور جب چین رکے گا تو یوان بھی رک جائے گا، اور ڈالر کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے یقینی ہو جائے گی۔ اور اس ایک مقصد کے لیے یہ پورا عالمی بحران تیار کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے کہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیا وہ واقعی پرانی پیشگوئیوں کا پورا ہونا ہے، یا یہ ایک انتہائی شاطرانہ جدید معاشی جنگ ہے جسے صرف پیشگوئیوں کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔